हेलो दोस्तों। मिलिट्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी एकदम ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम करीब है तो पिछला वीडियो में आप सब देखे शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का जो पहला यूनिट था उसका पहला टॉपिक। आज हम लोग आगे देखेंगे। पहला टॉपिक उस दिन हुआ था शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति। आज हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। उस दिन की तरह आज भी एकदम आसान भाषा में चर्चा किया जाएगा जिससे कि आप सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए तो आपका ये खुल चुका है पीडीएफ। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य जो है वो केवल स्कूल का गेट खोलना और बंद करना ही नहीं, बल्कि ये बहुत व्यापक है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट दिया गया है तो उन पॉइंटों पर चर्चा किया जाएगा। पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना। जैसा कि शिक्षा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। किसी बच्चे को शिक्षा इसलिए दिया जाता है कि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, उसके अंदर कौशल का विकास हो सके। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रशासन का बड़ा योगदान होता है। शैक्षिक प्रशासन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग, छात्रों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जब सर्वांगीण विकास की बात की जाए तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक भावनात्मक विकास, मतलब एक तरीके से किसी बच्चे के बहुआयामी विकास की बात किया जा रहा है। तो प्रशासन का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि किसी छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके लिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य सह पाठचर्या गतिविधियों का आयोजन करना प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है। तीसरा पॉइंट है उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करना। क्लासरूम का माहौल जो है अच्छा बनाना शैक्षिक प्रशासन का ही उद्देश्य है, जिससे क्लासरूम में शिक्षक जो हैं वो स्वतंत्र होकर पढ़ा सके और छात्र बिना किसी डर से सीख सके, उस पर कोई दबाव न हो। ये शैक्षिक प्रशासन जो है ऐसा वातावरण तैयार करता है। क्लासरूम की साफ सफाई, प्रकाश, बैठने की उचित व्यवस्था, क्लासरूम को एक तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलाने का जो उद्देश्य है शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। अगला है ये आपका मानवीय और भौतिक संसाधन में समन्वय। मानवीय संसाधन की बात की जाए तो वहाँ पे शिक्षक आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे, ये मानवीय संसाधन है। भौतिक संसाधन में भवन, फर्नीचर, पैसे और जितनी भी संसाधन आपको आपके क्लासरूम में, आपके कॉलेज में दिखते हैं वो सब भौतिक संसाधन हैं। तो ठीक इन संसाधनों, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के बीच समन्वय बनाना, ये शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है, ये उसका उद्देश्य है। जैसा कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, अगर स्कूल में बहुत अच्छी साइंस लैब है लेकिन साइंस का कोई अच्छा टीचर ही नहीं है, टीचर यानी मानवीय संसाधन हो गया, और साइंस लैब जो है ये भौतिक संसाधन है। अब साइंस का टीचर अच्छा नहीं है तो फिर प्रशासन विफल हो जाएगा और दोनों को अच्छे तरीके से, यानी कि साइंस का लैब जो है उसे अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन ही करता है और उसका यही उद्देश्य है कि वो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखे और अच्छे से चीज़ों को चला सके। आपका अगला बिंदु है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य स्कूल में समानता, स्वतंत्रता और न्याय का वातावरण देना है। यानी कि स्कूल में किसी तरीके से किसी बच्चे के साथ कोई
असमान व्यवहार न किया जाए, उनको किसी तरीके से बाधित न किया जाए, उनके साथ भेदभाव या अन्याय न हो, ऐसा वातावरण बनाने का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासन का होता है। अगला पॉइंट है समाज और समुदाय के साथ संबंध। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि उसमें हर अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, तो एक तरीके से वहाँ पे ढेर सारे समुदाय के बच्चे होते हैं, तो एक समाज ही होता है। और प्रशासन का उद्देश्य होता है कि स्कूल और समाज एक दूसरे से जुड़े रहें, अभिभावकों को स्कूल की प्रगति में शामिल करना, स्कूल के संसाधनों का समाज के हित में उपयोग करना इसका लक्ष्य है। आप लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट देखें। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करना, मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, समाज और समुदाय के साथ संबंध। इतने पॉइंटें हैं, एकदम आसान हैं। आप लोग नॉर्मली इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ के अगर इस पर कुछ लिखना चाहेंगे एग्जाम में तो अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा नंबर आपको मिलेगा। अगला टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत विशाल है। इसे आसानी समझने के लिए हमें 5 मुख्य भागों के द्वारा हम समझेंगे इसे। मानवीय संसाधनों का प्रशासन, दूसरा है भौतिक संसाधनों का प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था, कानूनी और नीतिगत क्षेत्र। इतने भागों में इसे समझने के लिए, मतलब आसानी से समझ सके इसलिए बांटा गया है। अब एक एक पॉइंट को देखा जाएगा। मानवीय संसाधनों का प्रशासन यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें शिक्षा इंसानों के द्वारा इंसानों को दी जाती है। ठीक है, तो देखेंगे बालक जो होता है उसका प्रवेश, उनका वर्गीकरण, यानी कि बालकों को किस सेक्शन में रखना है, उनका उपस्थिति, अनुशासन, स्वास्थ्य और उनकी प्रगति रिपोर्ट, ये बालकों के साथ होता है। अब शिक्षक की बात आए, अब बालक जो छात्र है उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले क्या होगी, योग्य शिक्षकों के चयन करना, उनकी नियुक्ति, उनका वेतन देना। अब शिक्षक है, आए हैं तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा। वेतन के साथ साथ उनका प्रमोशन भी करना पड़ेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहे और वो इनर्जेटिक होके बच्चों को शिक्षा देते रहे। और उनके कार्यों का बंटवारा करना, क्योंकि आपके क्लास में आप देखे होंगे, आपके कॉलेज में सभी शिक्षक का पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। ठीक, अन्य कर्मचारी, क्लर्क, लाइब्रेरियन, चपरासी, माली आदि की नियुक्ति और कार्य प्रबंधन, ये मानवीय संसाधनों का प्रशासन हो गया। यानी कि इन सब प्रशासन के भाग ही हैं। अब है भौतिक संसाधनों का प्रशासन। इसमें स्कूल की निर्जीव चीज़ों का प्रबंधन आता है, जैसे कि विद्यालय भवन, कक्षा का आकार कैसा होगा, हवादार रोशनी की व्यवस्था, खेल का मैदान, स्टाफ रूम, साजो सामान, जैसे कि क्लासरूम में फर्नीचर चाहिए, डेस्क बेंच चाहिए, ब्लैक बोर्ड, पंखे, कंप्यूटर, इन सब की आवश्यकता होती है। ये सभी भौतिक संसाधनों को प्रशासन के अंतर्गत आएंगे, जो इनके द्वारा ही चीज़ों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, क्या क्या आवश्यकता है, ये पूरी की जाती हैं। शैक्षिक उपकरण यानी प्रयोगशाला का सामान, नक्शे, ग्लोब, चाक, डस्टर, आप लोग देख पा रहे होंगे। पुस्तकालय भौतिक संसाधन का प्रशासन के अंतर्गत ही आएगा पुस्तकालय, इसमें अच्छी किताबों की व्यवस्था करना और रख रखाव करना। फिर अगला आता है वित्तीय प्रशासन। बिना पैसे की कोई संस्था नहीं चल सकती। यह प्रशासन का बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। आय का स्रोत, फीस, सरकारी अनुदान या दान से आने वाले पैसे का हिसाब, ये वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत रखा जाएगा। बजट बनाना, साल भर में कहाँ कितना खर्च हुआ, इसका योजना बनाना,
लेखा जोखा करना, खर्च का सही रिकॉर्ड ताकि कोई घोटाला न हो सके, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। ये लेखा जोखा वाला कार्य ये वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आएगा। अब आता है अगला वाला, पाठ्यक्रम और शिक्षा व्यवस्था। पाठ्यक्रम जो है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए, जो बच्चों का सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से रखा जाए, उसके लिए टाइम टेबल बनाया जाता है। किस पीरियड में कौन सा विषय पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों को उबाऊ न लगे, तो ये सब इसके अंतर्गत आएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण, किस कक्षा के बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाया जाए, ये पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। बच्चे की एज के अनुसार, उनकी मानसिक परिपक्वता के अनुसार क्या चीज़ें उनको पढ़ाना चाहिए, ये पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत आएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल, वाद विवाद, एनसीसी, स्काउट गाइड आदि का आयोजन, ये भी चीज़ें हैं। मूल्यांकन, परीक्षा का आयोजन, पेपर बनाना और रिजल्ट तैयार करना, ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। आप सब अपने क्लासरूम बचपन से स्कूल जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे, आपको सब पता है, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखने की समस्या होती है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो एक बार चीज़ों को लिखने में समस्या नहीं होगी। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देखिए। नियम पालन, ये कानूनी और नीतिगत क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आएगा। नियम पालन, सरकार और शिक्षा विभाग जैसे यूजीसी, एनसीटीई या स्टेट बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम जो हैं उनको लागू करना। विधिक मामले, अगर स्कूल पर कोई कानूनी केस होता है या आरटीआई एक्ट का पालन करना है तो यह भी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आएगा। इतने पॉइंट इसमें हैं। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र, ठीक, इसमें मानवीय संसाधन जो हैं उनका भी प्रशासन एक तरीके से अलग कैटेगराइज किया गया है। भौतिक संसाधन, वित्तीय प्रशासन, पाठ्यक्रम शिक्षण व्यवस्था, कानूनी और नीतिगत क्षेत्र, अभी और सारी चीज़ें होंगी इसमें, लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको बताने का प्रयास किया गया है। तो आज एक टॉपिक कवर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो फिर अगले दिन आएगा। धन्यवाद।